Hello dear students, welcome on विजय नर्सिंग क्लासेस। प्रीवियस सेशंस में आपने देखा था मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जब कोई टूल्स आप काम लेते हैं डेटा कलेक्शन के लिए तो टूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस किए थे कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, है ना। ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमने कुछ प्रीवियस सेशंस के अंदर बात की थी। दो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होती है वैलिडिटी और दूसरी होती है रिलायबिलिटी। किसी भी टूल को यूज करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो टूल है वो वैलिड है या नहीं और टूल रिलायबल है या नहीं। अगर वो वैलिड है, मीन्स जिस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं आप वही चीज मेजर कर रहा है कि नहीं, वो चीज मेजर करता है तो वैलिड है। और अगर सेम टाइप का रिजल्ट वापस रिप्रोड्यूस करता है तो वो रिलायबल है, विश्वास करने लायक है। अगर ऐसा टूल है तो उस टूल को फिर आप काम ले सकते हो। मीन्स किसी भी टूल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद अपन क्या देखते हैं, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं बिफोर यूजिंग इट। इसको यूज करने से पहले, बिफोर यूज इट, ठीक है, हम उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। क्या होता है वैलिडिटी? वैलिडिटी का मीन होता है validity refers to the degree to which an instrument measures what is supposed to be measuring। जो आप मेजर करना चाहते हैं, what is supposed to be measures, जो आप मेजर करना चाहते हैं, अगर वही चीज मेजर करता है तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। ठीक है, या फिर आप यूं कहिए क्लेम्स टू मेजर, क्लेम्स टू बी मेजर। जिसको आप मेजर करने के लिए क्लेम कर रहे हो वही चीज मेजर करता है, या जो आपका इंटेंड कर रहे हो, आप जैसा चाह रहे हो, है ना, इंटेंडेड टू बी मेजर, इंटेंडेड टू बी मेजर। जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वही चीज मेजर करता है तो वो वैलिड है। अगर आपका क्वेश्चनियर नॉलेज मेजर करता है तो वैलिड है। अगर आपकी चेकलिस्ट प्रैक्टिस मेजर करती है तो वैलिड है। अगर आपका थर्मामीटर टेम्परेचर वैलिड करता है तो मेजर वैलिड है। ठीक है, अगर आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट बीपी मेजर करता है तो वैलिड है। मीन्स जो चीज आप मेजर करना चाह रहे थे, जिस चीज के लिए टूल बनाया था, और वो वही चीज मेजर करता है तो वो क्या कहलाता है, वैलिड टूल कहलाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है, वैलिडिटी कहलाती है। तो वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू बी मेजर। वही चीज मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू बी मेजर। वही मेजर कर रहा है जो उसे मेजर करने के लिए सपोज किया गया है, क्लेम किया गया है या इंटेंशन किया गया है। ये किसके द्वारा दी गई थी, पॉलिट एंड हंगलर के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, चल नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के कौन कौन से टाइप्स है? वैलिडिटी मेनली 4 टाइप की होती है: फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मेनली 4 टाइप की वैलिडिटी होती है। पहली होती है फेस वैलिडिटी। व्हाट डू मीन बाय फेस वैलिडिटी? फेस मींस देखने में कैसा लगे। अब हम पहली चीज है ना, पहला एक लुक होता है ना। अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया है ना, क्वेश्चनियर बनाया है, तो वो देखने में कैसा लग रहा है ना, लुकिंग गुड, है ना। जो बाहरी एक तरह से देखने में भी लगना चाहिए कि ना, है ना, अट्रैक्टिव है, पेपर जैसा लग रहा है बिल्कुल, है ना। तो ऐसा जो है पहली चीज वैलिडिटी में यही देखते हैं। अच्छा, वैलिडिटी कौन करता है चेक? वैलिडिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। वैलिडिटी हमेशा कौन करता है चेक? कौन करता है? वैलिडिटी एक्सपर्ट्स करते हैं कि क्या ये सही है क्या। ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए क्या होता है, कुछ उसकी दूसरी चीजें होती है, उसको देखेंगे अपन। वैलिडिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक की जाएगी। कौन करेगा? वैलिडिटी बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, ठीक है, वैलिडिटी हमेशा एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। पहला होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब है आउटलुक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटलुक, आउटलुक ऑफ एन
इंस्ट्रूमेंट, जो आपने इंस्ट्रूमेंट काम लिया है, जो टूल आपने लिया है वो देखने में कैसा लग रहा है, वो देखने में हमेशा क्या लगना चाहिए, कंप्लीट लगना चाहिए, है ना, और लुकिंग गुड। ठीक है, क्या लगना चाहिए, कंप्लीट, कैसा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, और देखने में अच्छा लगना चाहिए, कंप्लीट एंड लुकिंग गुड। ये चीज ध्यान में रखनी है जब आप इस वैलिडिटी की बात करें, फेस वैलिडिटी। तो पहले, सबसे पहले है ना, देखने में फर्स्ट लुक में क्या होना चाहिए, लगना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो एक वैलिडिटी पर एक क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आपने लिकर्ट स्केल बनाई है, अब लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट स्केल बनी है ना, तो उसके स्टेटमेंट और उसका जो आपने 5 पॉइंट्स जो बनाए हैं वो पॉइंट्स भी है ना अप्रोप्रिएट लगने चाहिए। ठीक है, तो उस ये चीज जो है वो क्या कहलाएगी, इसकी फेस वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है, दूसरा कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि उसने कवरेज ऑफ ऑल कंटेंट, जितना भी जो कंटेंट था ना, जो उस टॉपिक का कंटेंट था वो उसने पूरा कवर किया कि नहीं किया, कवरेज ऑफ ऑल कंटेंट, कवरेज ऑफ कवरेज ऑफ ऑल कंटेंट, जितना जो रिक्वायर्ड कंटेंट था वो सारा उसने पूरा किया है या नहीं किया, उसके भीतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना होता है कवरेज ऑफ ऑल कंटेंट, जिसमें ये देखते हैं कि वो कंटेंट है उसकी कवर भी कर रहा हो और एडिक्वेट भी हो और सीक्वेंस में भी हो, है ना, कवर भी करना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। कंटेंट टू बी मेजर्ड, जो आपको मेजर करना था, है ना, टू बी मेजर्ड, जिस चीज को आपको मेजर करना था उसका सारा कंटेंट उसमें आना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें शामिल आनी चाहिए। मीन्स उसकी एडिक्वेसी होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए वो, ठीक है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और कंप्लीट हम बात कर चुके हैं, वैसे भी टूल है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें उसके साथ आनी चाहिए, किसके साथ, जो आप कंटेंट वैलिडिटी मींस उसका जो कंटेंट है, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप है ना डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं या किसी की स्किल्स देखने जा रहे हैं, तो स्किल्स देखने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर, जैसे ना सेफ बर्थ चेकलिस्ट है ना, डिलीवरी की बर्थ की चेकलिस्ट है वो आप प्रोसेस कर रहे हैं, या एसेंशियल न्यूबॉर्न चेकलिस्ट है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एसेंशियल न्यूबॉर्न चेकलिस्ट है, उसके अब सारी स्टेप आने जो उसके मीन्स वहां से जहां से आपके इंस्ट्रूमेंट्स और उससे पहले की प्रिपरेशन है वहां से लेकर जो कंप्लीट बच्चा जब माँ के पास अपन शिफ्ट कर देते हैं तब तक की सारी स्टेप्स हैं उसके भीतर, और इवन लास्ट डॉक्यूमेंटेशन तक का सारी चीज़ आनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें आती है तो वो इसका मतलब क्या, वो चेकलिस्ट, वो टूल था वो क्या था, कंप्लीट था। तो ऐसे ही उसमें सारे पॉइंट आने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, मीन्स वो नॉलेज मेजर करने के लिए पर्याप्त भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उस एरिया को तो टच कर लिया लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन उठा लिया या एक पॉइंट उठा लिया और शेष आपने लिया नहीं, तो फिर वो एडिक्वेट नहीं है, तब भी वो कंटेंट वैलिडिटी उसकी पर्याप्त नहीं होगी उसकी। ठीक है, तीसरी होती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है ये आपको मेजरमेंट करना है, किसके, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट विद एक्सटर्नल क्राइटेरिया, है ना, क्या करना है, रिलेशनशिप या कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन विथ, एक्चुअली में ये क्या करना है, कंपैरिजन विथ एक्सटर्नल क्राइटेरिया। इसका मतलब होता है कंपैरिजन विथ एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ। आप कोई स्टैंडर्ड एक्सटर्नल क्राइटेरिया है, पहले से डिसाइडेड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट क्या करना है, इसको मैच करके देखना है कि क्या उस क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा है। अगर उस क्राइटेरिया फिट बैठता है तो इसका मतलब ये टूल भी क्या है, वैलिड है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी दो होती है, एक होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ये देखती है फ्यूचर में, है ना, इसका इफेक्ट कहाँ देखती है कि फ्यूचर के हिसाब से ये कैसा है टूल, और दूसरा होता है कंकरेंट वैलिडिटी, मीन्स ये प्रेजेंट के हिसाब से टूल कैसा है, ये प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ये टूल कैसे है, और प्रिडिक्टिव होता है क्या, फ्यूचर के हिसाब से ये टूल कैसा है, दोनों चीजों को देखता है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड पेपर पब्लिश्ड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं उसको, ना, नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म, आपको नर्सिंग का प्रोफेशनलिज्म एंड नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड, ये क्राइटेरिया है। देखो आप,
ये प्रोफेशनल, अगर उसने नर्सिंग में रिसर्च करके पेपर पब्लिश किया ना, तो ये प्रोफेशनलिज्म का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, ये क्या है एक, तो आपको नर्सिंग की प्रोफेशनलिज्म देखनी है ना, तो किसके साथ मैच करो कि पेपर पब्लिश कितने किए। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, उसका उस क्राइटेरिया के साथ मैच हुआ। ठीक है, ऐसे ही हर चीज का क्या होता है, एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया कोई ना कोई उसके साथ जाके मैच करें कि ये उसके उस क्राइटेरिया पे ये फिट बैठता है या नहीं बैठता। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो फिर क्या होता है, ये हम उसको क्या मान लेते हैं, उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी उसकी सही मान लेते हैं। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या करते हैं, एक्चुअली में हम वही देखते हैं, यहाँ पर अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इंस्ट्रूमेंट मेजर क्या कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वही देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज मेजरिंग, क्या इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है ना, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग। इसमें हम ये चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट इससे मेजर क्या करेगा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग, इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर रहा है ये देखेंगे, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग। ठीक है, तो ये चौथी वैलिडिटी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कि कंस्ट्रक्ट हुआ है किस पर्पज से हुआ है, वो उसी पर्पज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो मेजर क्या कर रही है, ये चीज देखते हैं। तो चार चीजें देखते हैं कि वो देखने में कैसी लग रही है, दूसरा उसमें कंटेंट सारा कवर कर रहा है नहीं कर रहा, तीसरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है, एक्सटर्नल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको मेजर करके देखते हैं, उसको रिलेशनशिप मेजर करते हैं, वो क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है नहीं, और उसके बाद क्या होता है, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मींस जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करना आप चाह रहे थे वो मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये चारों वैलिडिटी है तो इसका मतलब हमारा टूल क्या है, अब वैलिड है। ठीक, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। वैलिडिटी को कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रभावित करते हैं, कौन से कारक वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं। पहला होता है लेंथ ऑफ द टेस्ट, है ना, अगर लेंथ किसी की टू शॉर्ट है या टू लॉन्ग है, मींस पेपर आपने बनाना था, किसी क्वेश्चनियर ही बनाना था। ठीक है, और क्वेश्चनियर था वो आपने 5-7 क्वेश्चन का ही बना लिया, 10 क्वेश्चन का ही बना लिया, बहुत छोटा हो गया। आपने क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन का बना लिया, बहुत लेंथी हो गया। तो दोनों ही क्या करती है, वैलिडिटी कम करती है। टू लॉन्ग और टू शॉर्ट दोनों ही क्या करता है ना, अगर लेंथ की बात करें, टू लॉन्ग या टू शॉर्ट ना, बहुत ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा छोटा, ये दोनों क्या करेंगी, वैलिडिटी को कम कर देगी। क्या करेगी, उसकी वैलिडिटी को कम कर देगी। दोनों ही चीजें, टू लॉन्ग और टू शॉर्ट दोनों ही वैलिडिटी को कम कर देती है। ठीक है, इसलिए एप्रोप्रिएट लेंथ का होना चाहिए। और जनरली जो है ना, अगर कोई क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो 25 से 30 मिनट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी टूल है वो बहुत ज्यादा लेंथी टूल नहीं होना चाहिए। दूसरा था होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट। टेस्ट होमोजेनिटी, अगर टेस्ट जो आप ले रहे हो उस टेस्ट के जो आइटम्स है उसकी होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी किसकी, आइटम्स की, है ना, आइटम्स होमोजेनिटी अगर ना, आइटम्स है वो रिलेटेड है उस टॉपिक से और एक जैसे आइटम है, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या, वैलिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वैलिडिटी बढ़ जाएगी। देन हेटेरोजेनिटी ऑफ एग्जामिनी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है ना, पार्टिसिपेंट वेरी कर रहे हैं, वेरिएशंस है पार्टिसिपेंट के बीच में, है ना, किसी का नॉलेज ज्यादा है, किसी का कम है, आपने रैंडमली कलेक्ट किया है पार्टिसिपेंट्स को, है ना, डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं। तो अगर उसमें उसके उस पर टेस्ट करके देखते हैं तो वो आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को बढ़ा देते हैं, मीन्स वो सही तरीके से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, जो हेटेरोजेनिटी ऑफ जो आपके एग्जामिनी है ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर पार्टिसिपेंट में डिफरेंस है, पार्टिसिपेंट्स में डिफरेंसेस हैं तो वैलिडिटी बढ़ जाएगी। तो वैलिडिटी क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है, वैलिडिटी अच्छी हो जाती है। अगर आपके आइटम्स एम्बिगस है, मींस जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो जो है वो एम्बिगस है, एम्बिगस मींस अनक्लियर है ना, या फिर जो है डाउटफुल है, वो अगर सही नहीं है तो फिर इसकी वैलिडिटी घट जाएगी, वो अच्छा वैलिड टूल नहीं होगा क्योंकि वो प्रभावित करेंगे उसको। ठीक है, देन सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, अगर सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और उसके अनुसार अगर इनएप्रोप्रिएट टूल बनाए ना, अगर उसको ध्यान में नहीं रखा गया है
अगर उसके अकॉर्डिंग इनअप्रोप्रिएट है तो वैलिडिटी फिर उसकी कम हो जाएगी। और जो आइटम्स हैं वो अगर इनअप्रोप्रिएट डाले, मीन्स वो आइटम्स हैं अगर रॉन्ग आइटम है ना, उससे रिलेटेड नहीं है, क्या नहीं है, रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, उससे रिलेटेड नहीं है, तब भी क्या होगी, वैलिडिटी इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं वो वैलिडिटी को इस तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब जो आप मेजर करना चाह रहे हैं वही चीज मेजर करता है अगर इंस्ट्रूमेंट, तो वो कैसा होता है, वैलिड टूल होता है, वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है, वैलिडिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वैलिडिटी के बाद अगला आता है रिलायबिलिटी ऑफ टूल। रिलायबिलिटी ऑफ टूल का मीन क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास करने लायक, है ना, विश्वास जिस पे करते हो रिलायबल मानते हैं उसको, है ना। तो इस रिलायबिलिटी का यहाँ मीन क्या है, रिलायबिलिटी का मीन देखिए डेफिनेशन, द रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, दो वर्ड है, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहे, मीन्स रिपीटेड रहे, अभी जैसे चेक किया तो वही रिजल्ट आना चाहिए, दोबारा चेक करो तब भी वही रिजल्ट आना चाहिए। एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड देन एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, दो चीज उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक, विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द एट्रीब्यूट फॉर विच इज डिजाइंड टू मेजर, जिस चीज के लिए आपने मेजर करने के लिए बनाया है उस चीज को अगर आप मेजर करते हैं, जिस चीज को मापने के लिए आपने वो टूल बनाया है और उस चीज को अगर मेजर करते हैं तो बार बार मेजर करने पे भी रिजल्ट की क्या रहे, कंसिस्टेंसी रहे, सेम रिजल्ट रहे और वो एक्यूरेट रिजल्ट रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो रिलायबल टूल होता है। ठीक, इसके दूसरा और डेफिनेशन देखिए, रिलायबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी टू क्रिएट द रीप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, वापस वैसा का वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करे, अगर ऐसा प्रोड्यूस करे, अगर पहली बार जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस किया था वैसा ही रिजल्ट अगर रिपीट रिजल्ट आए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो कहते हैं रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट है वो आपका क्या हो रहा है, रीप्रोड्यूस हो रहा है, वैसा का वैसा रिजल्ट दोबारा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका टूल कैसा है, रिलायबल टूल है। ओके, तो ये होती है रिलायबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, जब रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट देखते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं अपन, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए। ठीक है, किस तरह से अपन इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहला चीज रिलायबिलिटी, है ना, रिलायबिलिटी और उसका इंटरप्रिटेशन क्या मीन है। अगर रिलायबिलिटी का जब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, अगर उसका कोएफिशिएंट है वो 0.90 या उसके एबो रहता है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सीलेंट रिलायबिलिटी है। कैसी, वो एक्सीलेंट रिलायबिलिटी है। अगर वो 0.80 और 90 के बीच में रहता है तो इसका मतलब ये वेरी गुड रिलायबिलिटी है ना। 0.70 और 0.80 के बीच में अगर रहता है तो वो गुड रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो वो क्या होती है, गुड रिलायबिलिटी होती है। और यहां तक का जो रिजल्ट है ना, यहां तक ये जो होता है, ये जो है, ये तीनों, ये एक्सेप्टेबल है। कैसा, ये रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल रिजल्ट है। ये रिजल्ट कैसा है, ये जो है ये तीनों कैटेगरी है। अगर किसी टूल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये आता है तो ये तीनों एक्सेप्टेबल है, मींस 0.70 या उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर किसी की चेक कर रहे हैं आप, है ना, अगर किसी पर चेक कर रहे हैं आप, क्या चेक कर रहे हैं, उसका रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो उससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, देन अगर ये रिजल्ट रहता है इससे बिलो वाला 0.50 60 तक, है ना, 60 क्या 70 तक, है ना, 69 तक, सॉरी 69 तक, ये आप इसको 79 कर लीजिएगा, ये इसको आप 89 कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर इस तक रहता है या इससे नीचे रहता है, अगर 0.50 से लेकर 0.69 तक रहता है, 0.69
6 9 तक रहता है तो ये क्या कहलाता है, फेयर है बट रिवीजन इज नीडेड। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी क्या है, रिवीजन करने की है। जितना आप चाह रहे थे वैसा रिजल्ट ये नहीं है। ठीक है, और 0.50 से कम अगर कम है तो ये बहुत ही पुअर रिजल्ट है। कैसा, ये बहुत ही पुअर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। इस टूल को आप जो है वो यूज नहीं कर सकते, कतई यूज नहीं कर सकते, ये रिलायबल टूल नहीं है। ठीक है, ओके। तो टूल की रिलायबिलिटी चेक करनी है तो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक करना जरूरी है। अपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0.70 या उससे ऊपर रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, है ना, 0.70 या उससे ज्यादा रहना चाहिए। ये जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये कैसा है, 0.70 या उससे ज्यादा अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है तो वो एक्सेप्टेबल टूल होता है। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्टेबल, गुड है, वेरी गुड है और एक्सेलेंट है। ठीक है, 3 कैटेगरी आ जाएगी। उसके नीचे जो फेयर रहेगा, पुअर रहेगा। ठीक है, लेकिन उसको आपको जो है उसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा या फिर नया टूल बनाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, मेथड्स टू असेस द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को असेस करने के 3 मेथड होते हैं। अपन रिलायबिलिटी कैसे कैसे असेस कर सकते हैं, तो रिलायबिलिटी असेस करने के मेथड है और उसके बाद क्या करेंगे अपन, उस पर कुछ जो टेस्ट हैं वो लगाएंगे। तो इसके 3 मेथड होते हैं। पहला होता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा होता है स्प्लिट हाफ मेथड और तीसरा होता है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। 3 होते हैं। कौन कौन से, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड और इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। 3 चीज मेथड होते हैं। ठीक है, पहला देखिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, टेस्ट रीटेस्ट मेथड का जो होता है, इसका चेक क्यों करते हैं, ये अपन यूज करते हैं टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ, किसके लिए, आप किसी भी टेस्ट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि अगर आपने अभी टेस्ट लिया और थोड़े टाइम बाद में वापस टेस्ट लिया तो वो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूस करे, वैसा का वैसा रिजल्ट वापस दे, है ना। रिपीट टेस्ट आफ्टर सम टाइम एंड द सेम रिजल्ट, है ना। इसका मतलब सेम रिजल्ट ऑन रिपीटेशन, है ना, सेम रिजल्ट, है ना, ऑन रिपीटेशन। अगर आपने रिपीट किया है ना, ऑन रिपीटेशन, अगर आपने टूल रिपीट किया है तो सेम रिजल्ट आए, अगर सेम रिजल्ट आए तो वो क्या होगा, क्या कहलाएगा आपका, वो आपकी स्टेबिलिटी कहलाएगी। सेम रिजल्ट ऑन ऑन रिपीटिंग या रिपीट, है ना, ऑन रिपीटनेस। ठीक है, ऑन रिपीट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, सेम रिजल्ट ऑन रिपीटनेस। अगर आपने कोई रिजल्ट है वो रिपीट किया है, वापस से अप्लाई किया है और उसका सेम रिजल्ट आए तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। तो हमारा मेथड कौन सा, टेस्ट रीटेस्ट। एक बार टेस्ट लिया, कुछ टाइम वेट किया, उसके बाद मीन्स कुछ समय तक, कुछ दिनों तक या जो भी था, या जैसे बीपी था तो आपने घंटे आधे घंटे बाद में फिर चेक कर लिया। ठीक है, टेम्परेचर था 10-15 मिनट बाद में फिर चेक कर लिया। क्वेश्चनियर था, आज दिया कल वापस दे दिया, है ना। तो ऐसे अगर एक क्वेश्चन जो था, टूल था, उसको अगर अपन रिपीट करते हैं और वापस वही रिजल्ट आता है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। कैसा है, वो स्टेबल है। तो इस किसी टेस्ट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अपन टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है वो काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार समय के साथ, है ना, टाइम के साथ क्या होता है, कुछ चीजें चेंज होती है। जैसे आपने अभी किसी का टेस्ट लिया, है ना, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो जो पार्टिसिपेंट ने वो देख लिए, थोड़ी देर से वो पार्टिसिपेंट क्या करेगा, वो कहीं से इधर उधर उसके आंसर ढूंढ लेगा और उसके आंसर ढूंढ लेगा। तो अगली बार जब टेस्ट देगा तो वो आधे घंटे बाद भी देगा तब भी क्या करेगा, उसका पहले वाले की बजाय अच्छा स्कोर आएगा। तो उसने प्रभावित कर दिया ना। तो टाइम के साथ कुछ चीज़ें क्या होती है, बदल जाती है। अगर एटीट्यूड भी देखो ना, तो अभी जैसे कुछ एटीट्यूड होगा, 2 दिन बाद में कुछ और एटीट्यूड हो सकता है ना किसी चीज़ के प्रति, किसी जानकारी होगी तो एटीट्यूड बदल गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है कि जरूरी नहीं होती कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहे। ठीक है, दूसरा होता है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड जो होता है ना, वो किसके लिए आता है, फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी। अगर आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है,
कि जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, उनकी होमोजेनिटी है कि नहीं है, वो इंटरनली कैसे हैं, मन सारे के सारे एक जैसे टाइप के हैं या उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ इजी हैं, इस टाइप से। तो उस इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड काम लेते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड का मतलब क्या होता है कि टेस्ट को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। टेस्ट क्या करते हैं, टेस्ट को डिवाइड करते हैं, ऑड एंड इवन नंबर है ना, टू पार्ट्स। टेस्ट को किसमें बांट देते हैं, टू पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से, ऑड नंबर क्वेश्चंस और इवन नंबर क्वेश्चंस। टेस्ट को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, ऑड में और इवन आइटम्स में बांट दिया, ऑड में और इवन आइटम्स में बांट दिया। और ऑड और इवन आइटम्स में है ना, ऑड आइटम्स और फिर इवन आइटम्स। जो क्वेश्चन इवन नंबर के सम संख्या के क्वेश्चन थे उनको एक ना, उनका एक सीरीज बना ली, और ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या थी, एक 3 5 7 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन थे, उनका एक भाग बना लिया, तो दो भाग बना लिए। उन दोनों को सेपरेटली एडमिनिस्टर करते हैं। पहले एक टेस्ट दिया फिर दूसरा टेस्ट दिया, तो दोनों को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं फिर, है ना, एडमिनिस्टर सेपरेटली। इनको करते हैं एडमिनिस्टर सेपरेटली, दोनों को अलग अलग, है ना। एडमिनिस्टर सेपरेटली। और इनको सेपरेटली एडमिनिस्टर करने के बाद हम क्या निकालते हैं, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। दो कार्ल पियर्सन में क्या दो बन गई ना, दोनों चीजें मींस एक पहला ऑड आइटम का फिर दूसरा इवन आइटम का, दोनों बन गया, और फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, उसका कार्ल पियर्सन निकाल देते हैं ना, कोरिलेशन निकाल देते हैं, इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कौन सा यूज करते हैं अपन, कार्ल पियर्सन, कार्ल ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है इसकी, फिर उसका अपन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पे डिसाइड करते हैं कि वो कितना आया है। अगर वो 0.70 या उसके ऊपर आया तो इसका मतलब सही है, एक्सेप्टेबल है, और अगर उससे कम है तो फिर ये रिवाइज करने की जरूरत है आपका टेस्ट। ठीक है, तो दोनों की इक्विवेलेंस, एक तरह से दोनों बराबर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इस मेथड को काम में लेते हैं। तीसरा जो होता है इंटररेटर। इंटररेटर होता है जो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, वो इक्विवेलेंसी चेक करने काम आता है। इक्विवेलेंसी वो किस काम आता है, इक्विवेलेंसी चेक करने काम आता है कि दोनों कोई भी उसको अगर एडमिनिस्टर करे, रिजल्ट इक्विवेलेंट रहे, मींस रिजल्ट सिमिलर रहे। इंटररेटर देखते हैं इसमें, इंटररेटर इसमें जो एग्जामिनर होता है ना वो बदल देते हैं अपन, क्या करते हैं उसको, एग्जाम इंटररेटर टू डिफरेंट ऑब्जर्वर क्या करते हैं, उसको रेट करते हैं। क्या करते हैं, टू डिफरेंट ऑब्जर्वर क्या करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं और रेट करते हैं। ठीक है, इंटररेटर में टू डिफरेंट ऑब्जर्वर, दो अलग अलग ऑब्जर्वर होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जर्वर या रेटर क्या होते हैं, यूज करते हैं इसको, एडमिनिस्टर करते हैं उस टेस्ट को, और उन दोनों के जो स्कोर्स आते हैं ना, उन स्कोर्स का फिर क्या करते हैं, फिर उसका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपन निकालते हैं बाद में। ठीक है, पहले उन दोनों को, ऑब्जर्वर जो होते हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं, टूल को ना, टूल क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं सेपरेटली दोनों, एडमिनिस्टर, और उसके बाद में क्या निकालते हैं, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता करते हैं। ये अगर दो अलग अलग लोगों ने यूज किया और फिर उसके बाद भी रिजल्ट है इक्विवेलेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो टूल वैलिड है। ठीक है, तो पहले में चीज क्या होगी, एक टेस्ट को दोबारा दिया और फिर दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, उन टेस्ट को रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखेंगे। ठीक है,
दूसरे वाला क्या हो गया, जिसमें एक ही टेस्ट के दो भाग किए, है ना, जिसमें ओड और इवन, और फिर इन दोनों की जो वैल्यू आई उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख लिया। तीसरे में क्या किया, उसी टेस्ट को दो अलग अलग लोगों ने अप्लाई किया और फिर उसके बाद उसको उसकी कोरिलेशन उसको एडमिस्ट करके फिर उसके दो रिजल्ट को कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख लेते हैं। मेनली निकालते क्या है इसमें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के फिर अपन पता कर लेते हैं इसकी रिलायबिलिटी। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करने के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, इंटर टेस्ट रीटेस्ट होता है, स्प्लिट हाफ होता है और इंटर रेटर जो मेथड्स होता है जिसके द्वारा आप क्या यूज करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक अपन ने कहा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक मेथड था। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स टू मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, जो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, उस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक जिसको अभी हमने नाम लिया था कौन सा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक जिसको अभी अपन कह रहे थे कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा निकाल सकते हो आप। दूसरा जो होता है इसके अंदर कौन सा होता है, एक और फॉर्मूला आता है ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, स्प्लिट हाफ मेथड में काम आएगा। किस में आएगा, ये आपके सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट हाफ मेथड जो है उसके साथ काम आता है। ठीक है, कौन सा, ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला, ध्यान रखना। फिर होता है कोडर रिचर्डसन KR20 और 21, कौन से 20 है ना, KR20 और KR21, कोडर रिचर्डसन 20 और कोडर रिचर्डसन 21 है। ये भी फॉर्मूले लेते हैं, वो आपकी रिलायबिलिटी चेक करने के काम आते हैं, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकालने काम आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है क्रॉनबेक अल्फा मेथड होता है, कौन सा होता है, क्रॉनबेक अल्फा मेथड होता है, उसको काम में लेते हैं रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, ये चार जो मेथड्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये पहले तो तीनों है, ये तो क्या होते हैं, तभी काम आते हैं जब रेस्पॉन्स होते हैं डाइकोटोमस होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पॉन्स होते हैं वो डाइकोटोमस होते हैं, मीन्स दो रेस्पॉन्स हो, किसमें, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, है ना, गलत या सही, है ना, जब दो ही जवाब हो सकते हैं तो उस समय तो क्या करते हैं, ये तीनों मेथड काम में ले सकते हैं। कार्ल पियर्सन ले सकते हैं, है ना, ये तो किसी के साथ में आएगा, जैसे कार्ल पियर्सन का साथ में हमेशा ये ध्यान रखना स्प्लिट हाफ मेथड, है ना, ये मेथड तब काम ले सकते हैं आप उसको। लेकिन क्रॉनबेक अल्फा मेथड होते हैं जब मल्टीपल रेस्पॉन्सेज सही होते हैं। मल्टीपल रेस्पॉन्सेज मल्टीपल कैटेगरीज होती है, जैसे कि लिकट स्केल के इधर। ठीक है, उसके अंदर जैसे 5 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, 5 नंबर आपका जैसे स्ट्रांगली एग्री था, देन उसके बाद एग्री, देन उसके बाद अनसर्टेनिटी, फिर डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो उनकी नंबरिंग थी वो 5 4 3 2 1, है ना, सबकी वैल्यूज है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई मल्टीपल रेस्पॉन्सेज होते हैं, क्या होते हैं उसमें मल्टीपल, है ना, रेस्पॉन्स जो होते हैं, है ना, तो फिर उसमें क्या करते हैं, मोर देन 2 रेस्पॉन्स, क्या होते हैं, मोर देन 2 रेस्पॉन्स होते हैं। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम इसको फिर क्या यूज करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा मेथड होता है वो काम में लेते हैं। कौन सा मेथड, क्रॉनबेक अल्फा मेथड। ठीक है, तो जहां मोर देन 2 रेस्पॉन्स होते हैं वहां क्रॉनबेक अल्फा मेथड काम लिया जाएगा। जहां 2 रेस्पॉन्सेज होते हैं, यस या नो या फिर गलत या सही, 0 या 1 जैसे रेस्पॉन्स होते हैं, तो वहां पर ये मेथड काम ले सकते हो आप। कार्ल पियर्सन ले सकते हैं, ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला, स्प्लिट हाफ के साथ में ये एड ऑन होता है, ये कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, ये किसी दूसरे मेथड के साथ में होता है। देन कोडर रिचर्डसन KR20 और KR21। ठीक है, अब पहला आता है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड देखिए, कार्ल पियर्सन का क्या होता है, कार्ल पियर्सन में भी 2 अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आपने एज्यूम्ड मीन लिया है या कैलकुलेटेड मीन लिया है, ठीक है, उसकी एक वैल्यूज है वो देखिए जैसे, है ना, तो इसमें क्या है, समेशन एक्स मीन्स क्या होता है, एक्स मीन्स जो वेरिएबल्स है एक्स वाले कैटेगरी एक सेट के डेटा, है ना, माइनस एक्स बार मीन्स उसका एवरेज। ठीक है, दूसरा वाई, है ना, वाई और उसके बाद माइनस वाई बार। ठीक है, मीन्स दूसरे सेट के डाटा और उसमें माइनस उसका एवरेज। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा इसका, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। यहाँ एक्स बार का मतलब है मीन ऑफ द एक्स वेरिएबल्स, है ना, एक साइड के जो डेटा होते हैं उनका वेरिएबल्स, और दूसरा क्या होगा, मीन ऑफ द वाई वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे एक डेटा का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक कोई एक्स सेट का डेटा है और दूसरा वाई सेट का है। ठीक है, जैसे आपने टेस्ट रीटेस्ट में ना कोई क्वेश्चन था, 10 नंबर का पेपर था, उसमें देख लिए, है ना, 9 आए, 8 आए, 7 9 5
है ना, इस टाइप से 6 इस टाइप को डेटा आ गई। अगली बार रिपीट किया 8 9 7 9 6 5, है ना, इस टाइप के डेटा आ गए। ठीक है, अब इन डेटा का क्या करेंगे हम, उन दोनों का, जैसे ये डेटा आपके x हो गया, ये डेटा y हो गया, इनका मीन निकाल दो तो ये क्या निकल जाएगा, x बार निकल जाएगा, इनका मीन निकाल दो तो y बार निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या होता है कि कार्ल पियर्सन अपन पढ़ेंगे कोरिलेशन के साथ में, कोरिलेशन के साथ अपन कार्ल पियर्सन पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको डिटेल में अभी नहीं जाना है, सिर्फ ध्यान में रखना है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड कैसे यूज करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। और मेथड कौन सा है, कार्ल पियर्सन। ठीक है, इसको जो है फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसका जो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समेसन dx dy। ठीक है, इस डिफरेंस को, है ना, इस x माइनस एस बार को आप dx लिख सकते हैं और इसको आप dy लिख सकते हो। तो समेसन dx बाई समेसन, इसको आप dy भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हैं इसको, समेसन dx dy डिवाइडेड बाई समेसन dx का स्क्वायर और समेसन dy का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप dx बना सकते हो, इसको dy बना लो, इसको आप dx लिख दो। ठीक है, तो आपकी वो वैल्यू निकल आएगी dx dy, मींस डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, दोनों के बीच का, किसका, वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स के मीन के बीच का जो डिफरेंस है और उसका सम, है ना, ये किसका है, सम का, टोटल का साइन होता है। ठीक है, किसका साइन होता है ये, इसको कहते हैं सम। ठीक है, इसका मतलब सम, टोटल। ठीक है, मींस लास्ट में, एंड में जो टोटल करेंगे वो टोटल आएगा। ठीक है, और कार्ल पियर्सन को अपन कोरिलेशन के साथ सीखेंगे। आप यहाँ इसको लोड मत लीजिएगा, यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मेथड ध्यान रखिएगा, हम एक कार्ल पियर्सन यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अगला आता है ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। कौन सा था, ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला हम वहीं यूज करते हैं जहां पर क्या होता है कि आपको स्प्लिट हाफ मेथड में काम लेना है। किसको लेना है, इसको स्प्लिट हाफ मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड में काम आता है। आप स्प्लिट हाफ मेथड के अंदर दो आपके पास सीरीज आ गई, एक तो एक्स टेस्ट आ गया, दूसरा वाई टेस्ट आ गया, दोनों आपने ले लिए। उन दोनों को लेने के बाद उनकी जो वैल्यूज आई, उस वैल्यू से आपने क्या किया, आपने उसका कार्ल पियर्सन से उसका आर पता कर लिया। ठीक है, अब वो जो मींस जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता कर लिया, अब जो कोएफिशिएंट है ना, वो कोएफिशिएंट हाफ का है। कैसा है वो, हाफ का कोएफिशिएंट है। तो आपको आर फुल पता करना है, क्या करना है, आर कंप्लीट आर पता करना है। तो आप क्या रखिए, 2 इंटू आर हाफ, 2 इंटू आर हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर हाफ। अगर ऐसे करेंगे तो आपको जो रियल आर है रिलायबिलिटी का वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए आप कोई भी, है ना, जैसे आपने आर पहले निकाला और वो 0.75 था, कितना था, 0.75 था। अब आप इसको करके देखिए। ठीक है ना, अगर किसी का जो आर हाफ था वो 0.75 है ना, ये 0.75 कर लिया। ठीक है, नीचे 1 प्लस 0.75। अब इसको करके देखिए आप। ठीक है, इसको आप करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.75। अब इसको करके देखेंगे तो आपका रिजल्ट है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट होगा ये थोड़ा सा मींस जो 0.75 था ना उससे और बढ़ जाएगा। आप इसको करके देखेंगे तो अपना वैल्यू जो होगी वो 0.8 के आसपास, है ना, चली जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, लगभग ये लगभग आपकी 0.85 के आसपास चली जाएगी, है ना, देखिए 0.857, है ना, या 0. आप यूं कह सकते हैं 0.86, है ना, इसके बराबर चली जाएगी। जो पहले की थी 0.75 थी। ठीक है, तो इस तरह से आप फुल आर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट हाफ मेथड के साथ काम आएगा और किसी के साथ काम नहीं आएगा। आर जो आपने निकाला है उस आर को पूरा करने के काम आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर, ये उसमें काम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है KR20 और KR21 जो है वो KR21 है, वो KR20 का एडवांस्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, कि आपको टेस्ट है ना वो रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार टेस्ट से काम चला रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, सेम टाइप
एक टाइप के टेस्ट से, एक ही बार के टेस्ट से अपन इसको यूज कर रहे हैं, रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं। जैसे कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जो क्वेश्चंस है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक, क्या देख लेते हैं, जो हर एक क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी भी अपने को पता चल जाती है, उसका लेवल जो है वो पता चल जाता है किसके साथ, KR20 है ना, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेवल ऑफ आइटम्स है ना, वो भी अपन इसके साथ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन का जो आइटम्स है ना वो ऑब्जर्व हो जाता है किसके साथ, KR20 या KR21 के साथ। ठीक है, तो KR20 के साथ देखिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जैसे कोई नंबर्स थे है ना, ये 10 पार्टिसिपेंट थे, बैठ रहे थे, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये 10 क्वेश्चन है कोई भी। ठीक है, अब पहला पार्टिसिपेंट था, उसने पहला क्वेश्चन सही किया, उसको 1 नंबर, दूसरा सही किया 1 नंबर, तीसरा गलत किया आपने 0 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 0 0 1 1। ठीक है, जितने सही किए उनके 1 नंबर दे दिए, जितने गलत किए उनके 0 नंबर दे दिया, और इस तरह से टोटल क्या आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 7 आ गया। ऐसे कैसे दूसरे पार्टिसिपेंट है ना, ये पार्टिसिपेंट का हो गया, ऐसे कैसे तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, और 10 के 10 पार्टिसिपेंट का जितने भी आप ले रहे हो, ये अपन कहाँ यूज करते हैं, जब आप क्या करते हो, इसको किसी टूल को आप ट्राई आउट करते हो। क्या करते हो, ये टूल का ट्राई आउट चलता है। क्या चलता है, टूल का ट्राई आउट, मीन्स टूल की टेस्टिंग चल रही होती है। क्या चल रही है, टूल की टेस्टिंग आप कर रहे हो, टूल की वैलिडिटी के लिए आप टेस्ट कर रहे हो। और जनरली कई बार क्या होता है, पायलट स्टडी के साथ में इसको ट्राई आउट कर लेते हैं, पर होना एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि ट्राई आउट है वो पायलट स्टडी से भी पहले होना चाहिए, टूल की टेस्टिंग उससे पहले होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से आपने जितने भी पार्टिसिपेंट थे आपके, उन सारे पार्टिसिपेंट्स का मींस आप ट्राई आउट टेस्ट की टेस्टिंग कर रहे थे, आपने 10 पार्टिसिपेंट ले लिए और आपने सारे क्वेश्चन एडमिनिस्टर करके उनका बाद में क्या कर लिया, इनका सबका सम कर लिया। अब आप देखो, अब आपको देखना है, इसको P निकालना है ना, P और Q। P और Q का मतलब क्या होता है कि P जो है वो राइट कितना जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जैसे ये टोटल कितने से 10, 10 बटा 10 कितना होगा, 10 के 10 सही है तो P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 10 में से 9 सही है तो P क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, उसने ऑब्टेन कितने की है, ऑब्टेन बाय डिवाइडेड बाय फुल नंबर है ना, जो फुल मार्क्स हैं उनको डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम कितनी आएगी, 1 आएगी। P प्लस Q होगा वो हमेशा 1 रहेगा, ध्यान रखना, P प्लस Q हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। P मीन्स अगर आपने 7 क्वेश्चन सही किए तो 0.7 आएगा। ठीक है, 10 में से 7 सही किए तो P 0.7 आएगा, 7 बटा 10 0.7। और Q कितना आएगा, जो गलत करने वाले कितने हैं वो 3 है, तो 3 बटा 10 क्या जाएगा, तो 0.3 आ जाएगा। तो दोनों को मिलाओगे तो आप वैल्यू क्या आएगी, 0.7 प्लस 0.3 क्या होगा, 1 होगा। तो P प्लस Q होगा वो हमेशा 1 होगा। देखो इसमें 10 के 10 सही है तो P हो गया 1 और Q हो गया 0। ठीक है, इसमें कहते हैं, इसमें भी 10 के 10 सही है तो P 1 हो गया, Q 0 हो गया। इसमें 7 सही थे, कितने थे, 1 2 3 4 7 6 और 7 है ना, 7 है तो 0.7 ये हो गया और Q हो गया 0.3। ऐसे कैसे सबका P और Q निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे P Q को, तो 0 और 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 0, और 7 और 3 क्या हो जाएगा, ये 0.21 है ना। इस तरह से पॉइंट के बाद 2 फिगर्स के अंदर अपन निकाल लेते हैं, उसका P Q निकाल देते हैं, ये P Q वैल्यू निकल की। ठीक है, फिर उसके बाद सम ऑफ P Q, P Q का सम निकाल देते हैं, किसका, सम ऑफ P Q जो है टोटल है वो निकाल लेंगे, जितना भी सारा सम ऑफ P Q है वो निकाल लिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसका वेरिएंस, उसके बाद K और KR20 निकालेंगे, तो है ना उसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला है उसका KR20 का, KR20 K डिवाइडेड बाई K माइनस 1 मल्टीप्लाइड 1 माइनस P Q का सम। ये जो P Q है, इस P Q का सम कितना आ रहा है वो देखेंगे लास्ट में, सम ऑफ P Q। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस सम ऑफ P Q डिवाइडेड बाय वेरिएंस स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर या वेरिएंस। ठीक है, अब K क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। K का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, P का मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आंसर द आइटम्स करेक्टली। ठीक है, कितने जो है वो करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स हु आंसर्ड द आइटम्स इनकरेक्टली, कितने लोगों, कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इनकरेक्टली दिए गए। और वेरिएंस ऑफ द स्क्वायर इंडिविजुअल हु टुक द एग्जाम, और उसका वेरिएंस कितना है स्कोर का। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करना है, उसका वेरिएंस चेक, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन के टॉपिक के साथ आएगा, ये भी आपके स्टैटिस्टिक्स में आएगा, वहां पर इसको स्टडी करेंगे, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अपन वहां देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आपने निकाल लिया, फिर उसकी वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, और वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट जो आता है, इफ KR20 इज मोर देन 0.7 और मोर देन 7 द एग्जाम इज गुड, और है ना एग्जाम का, तो ये
टूल क्या है आपका, एक्सेप्टेबल है या फिर डिजायरेबल है, आपका अच्छा टूल है। ठीक है, तो इस तरह से आप KR20 का फॉर्मूला यूज करके इसको कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, आपकी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। ऐसे कैसे KR21 भी होता है, ऐसे कैसे क्या होगा KR21 का फॉर्मूला होता है K डिवाइडेड बाय K माइनस 1, 1 माइनस म्यू K माइनस म्यू डिवाइडेड बाय K वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, K मींस नंबर ऑफ आइटम है, म्यू मींस एवरेज ऑफ द स्क्वायर है ना, ये म्यू क्या है, म्यू मतलब एवरेज ऑफ द स्क्वायर है, और ये क्या है, वेरिएंस ऑफ द स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस ऑफ द स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे कैसे, सेम वैसे की तरह, पिछले वाले की तरह ही आपने क्या बना लिया, P बना लिया, Q बना लिया, है ना, P आपने नंबर ऑफ आइटम्स लिख दिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लिख दिए, क्वेश्चन नंबर लिख दिए, उनका स्कोरिंग दे दी, देन उसके बाद आपने P निकाला, उसके बाद Q निकाला, फिर PQ निकाला, सम निकाला, वेरिएंस निकाला, K निकाला, ये सारी चीज निकल गई। ठीक है, अब आप देख लो इधर आ जाओ, ये सारी की सारी चीजें आने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है K, है ना, तो K माइनस एक्स बार, आपको एक्स बार निकालना होता है, जो डेटा है उसका मीन निकालना है। ठीक है, देन उसके बाद K माइनस वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका K नंबर ऑफ आइटम इन द केस 10। ठीक है, और एक्स बार में मीन एवरेज स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल टुक द एग्जाम, वेरिएंस द वेरिएंस ऑफ द स्कोर इन द इंडिविजुअल टुक द एग्जाम, और KR21 अगर 0.7 या उससे ज़्यादा आता है तो ये भी क्या एक्सेप्टेबल है, मीन्स KR21 है वो KR20 के बाद का एडवांस्ड टूल है। ठीक है, एडवांस टेस्ट है जो आप यूज़ करते हो, एडवांस टेस्ट है जिसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉनबेक अल्फा मेथड। क्रॉनबेक अल्फा मेथड क्या है, ये वो मेथड है जहां पर क्या होते हैं, है ना, रेस्पॉन्स क्या होते हैं, जहां पर आपके रेस्पॉन्सेज जो होते हैं, रेस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, कहते हैं रेस्पॉन्स होते हैं मोर देन 2 होते हैं, तो वहां पर अपन इसको यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अल्फा जो होता है K डिवाइडेड बाय K माइनस 1 देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस समेशन VI डिवाइडेड बाय VT। ठीक है, अब देखिए अल्फा ए क्या है, क्रॉनबेक अल्फा कोएफिशिएंट है, K जो होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन द स्केल है, टोटल नंबर कितने, K का मतलब यही रहेगा, समेशन VI का मतलब समेशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ द ईच इंडिविजुअल आइटम, हर एक इंडिविजुअल आइटम का वेरिएंस कितना है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल आइटम का वेरिएंस कितना है उसको चेक करना है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द टोटल, है ना, VT का मतलब द वेरिएंस ऑफ द टोटल, टोटल स्कोर का वेरिएंस कितना है और इंडिविजुअल आइटम का वेरिएंस कितना है ना, VI क्या है, इंडिविजुअल आइटम का वेरिएंस, और VT क्या है, टोटल आइटम्स का वेरिएंस। ठीक है, तो इस तरह से इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो जो मल्टीपल रेस्पॉन्स होते हैं जैसे कि लिकर्ट स्केल वगैरह में, वहां पर जो या फिर मल्टीपल रेटिंग्स होती है वहां पर, तो वहां पर जहां रेस्पॉन्सेज 2 से ज्यादा मिलेंगे आपको, जैसे आपको 0 और 1 में ना होकर 0 1 2 3 है ना ऐसे मिले, तो है ना, तो फिर आप क्या करेंगे वहां पर इस स्केल को काम में ले सकते हैं, क्रॉनबेक अल्फा मेथड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलिडिटी के बाद रिलायबिलिटी चेक करने का मेथड। ठीक है, तो दोनों अपन किसी भी टेस्ट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना जरूरी है। वैलिडिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा होती है, रिलायबिलिटी होती है वो हमारे जो टेस्ट होते हैं उनको करके, फिर उसके बाद उस पर जो टेस्ट होती है उसकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट या अल्फा होता है, अल्फा कोएफिशिएंट होता है, वो निकालते हैं और उससे चेक करते हैं। अगर वो 0.70 या उससे ऊपर होती है उसकी जो आपका कोएफिशिएंट, तो वो टूल होता है वो रिलायबल होता है। ठीक है, so this is the reliability and validity. Thank you very much.